हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों के ऊपर बेस्ड है फॉर योर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये 2019 का एक क्वेश्चन है जो कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के ऊपर है। अभी लेटली जैसा कि आप जानते हैं कि 5 नई रामसर साइट्स हैव बीन एडेड to the list of wetlands of international importance, taking the total number of Ramsar sites in India to 54. तो जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वेटलैंड्स है, रामसर कन्वेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन हर साल आता ही आता है प्रीलिम्स में। तो ये एक टॉपिक है जो आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट है, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल दी वेटलैंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आप खुद से सोचिए, मैंने अभी बताया कि जो इंडिया में रामसर साइट्स हैं या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है वो 54 हैं। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के तहत हमें इन 54 वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है, ना कि सारे वेटलैंड्स जो हमारे देश में है, जो कि लाखों में हो सकते हैं। सो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये बिल्कुल सही है कि आप देखिए, रामसर कन्वेंशन ने तो कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो रामसर कन्वेंशन को साइन करती है, that has to designate a certain number of wetlands of international importance in its territory. At least एक तो आपको designate करना ही होगा। अब इंडिया ने शुरुआत करते करते 54 कर दिए एंड those are wetlands of international importance जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मिलता है। What about the other wetlands? उसके लिए we have Wetlands Conservation and Management Rules of 2010. These were the first legally enforceable rules to protect and conserve wetlands in the country, and these are based on the recommendations of Ramsar Convention. ठीक है, recommendations के ऊपर based है। And these rules they not only want to protect the wetland but उस wetland का जो drainage area या catchment area है उसको भी ये protect करते हैं, उसको भी ये conserve करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारी जो second और third statement है वो सही हो जाती है और हमारा आंसर B हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री एज पर द रामसर कन्वेंशन। पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है हमें। अब देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत जो आर्टिकल 3 है वो ये कहती है दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर एग्जांपल इंडिया, उन्हें फॉर्मुलेट करना है और इम्प्लीमेंट करनी है प्लानिंग सो एज टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स विच आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट, विच लिस्ट द रामसर लिस्ट और द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिस्ट एंड प्रमोट द वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, दैट इज व्हाट द रामसर कन्वेंशन स्टेट्स। वाइस यूज होता है, देखो वेटलैंड्स के ऊपर बहुत सारे लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट है, लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल ही अगर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके बैठ जाएंगे, उन पर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आइडिया इज टू प्रमोट द वाइस यूज ऑफ द सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो एंड एट द सेम टाइम जो लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, जो हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी हमें मिलती रहे। उसके बाद अगर हम वेटलैंड की डेफिनेशन देखें, सो इट मीन्स एन एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। Now it could be natural, it could be man-made, it could be permanent, it could be temporary, जैसे कि paddy fields होती हैं। ठीक है, it could be having static water, it could be having flowing water, it could be fresh water, brackish जो कि fresh और marine के बीच में आता है। ठीक है, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters। और इसमें ना lagoon, lakes, tanks, reservoirs सब कुछ आता है। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग दी दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दी वेटलैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बेस्ड है। देखिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। पहले एट द स्टार्ट ऑफ दिस मिलेनियम हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे, जो कि 2015 तक हमें अचीव करने थे। ठीक है, तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू फोर्स 2016 से। अब हमें ये 2030 तक अचीव करने हैं। यूएन ने ये हमें दिए हैं एंड you should be knowing all the 17 goals by heart. Obviously prelims में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता
सकता है, बट मेंस में भी ना हम हमेशा वे फॉरवर्ड में SDG ज़रूर कोट करते हैं, तो पता होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, किसी भी तरह से इसे याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, गोल 1 इज़ नो पॉवर्टी, गोल 2 इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये गलत है। पहला गोल हमेशा नो पॉवर्टी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल है वो है ज़ीरो हंगर। जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रिड्यूस्ड हंगर था, इसमें रिड्यूस्ड हंगर नहीं कि हमें हंगर कम तो करना ही है, लेकिन इतना कम करना है कि वो ज़ीरो हंगर हो जाए, ठीक है। तो SDG आर इवन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MDGs, ठीक है। तो जो गोल 2 है वो है रिड्यूस्ड ज़ीरो हंगर, तो ये जो हमारी ये गलत हो जाता है। गोल 4 इज़ क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज़ करेक्ट। गोल 7 इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, नॉट रिलेटेड टू क्लीन वाटर, एंड गोल 11 इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो 2 और 7 रॉन्ग है, तो हमारा मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो 1, 3, 5 हमारा आंसर है, तो दैट इज बी, ठीक है। सो ये देखिए, पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, देन यू हैव ज़ीरो हंगर, ठीक है। अब उसके बाद ना नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। ऑब्वियसली आप हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, फिर आप एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, देन यू मूव टू दी जेंडर इक्वालिटी। इसको ना 5G से याद कर सकते हो कि 5G जेंडर इक्वालिटी, जैसे भी मतलब मेक योर ओन कीवर्ड्स। जैसे पहले आप शुरुआत करते हो कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हंगर नहीं होना चाहिए, देन हेल्थ होनी चाहिए अच्छी, देन एजुकेशन, देन यू मूव टू जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर, एनर्जी, वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एंड 10th इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11th इज सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है। 14 इज लाइफ बिलो वाटर, 15 इज लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन 13 है, ये हमारे इन्वायरमेंट की क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। और जो लास्ट है दैट इज पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, ठीक है। 16 इज रिलेटेड टू पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ हमारे पास इसमें आ जाता है, ठीक है, राइट। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, या अपने टेबल पे इसका एक प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं, बट डू रिमेंबर देम बाय हार्ट, राइट। Then the third question is regarding genetic engineering appraisal committee। इसके ऊपर एक आर्टिकल था PIB में, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं जो ऊपर दी गई हैं, तो वो आपको बतानी है। पहली है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर श्योर, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर नहीं है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि आधी सही है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्लियरेंस ऑफ GAAC इज मैंडेटरी फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ GM क्रॉप्स। अब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आपको अगर उसे रिलीज करना है फॉर कॉमन यूसेज, फॉर पब्लिक यूसेज, क्लियरेंस ऑफ GEAC इज मैंडेटरी, ठीक है। ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर 1 ओनली हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो GEAC है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अ स्टैट्यूटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989, ठीक है, which have been framed under the Environment Protection Act of 1986. So it is a statutory body which is under the Environment Protection Act of 1986, और इसकी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है फॉर द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ GM क्रॉप्स, राइट। और अगर हम बात करें जो ये रूल्स हैं, स्टेट या UT कोई भी बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, मतलब स्टेट पे जो बायोटेक्नोलॉजी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल कल्टिवेशन ऑफ GM क्रॉप्स, कि आपके एरिया में GM क्रॉप्स की इलीगल कल्टिवेशन तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए ये 2 कमेटीज आर रिस्पॉन्सिबल। और जो चीफ सेक्रेटरी है दैट इज द चेयरपर्सन फॉर स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो कोई भी कंप्लेंट है दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ GEAC आर सेंड टू द चीफ सेक्रेटरी, बिकॉज दीज आर द वंस विच आर द मॉनिटरिंग बॉडीज, ठीक है। और कोई भी अगर कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आपको कंसिडर करना है विच इज रिलेटेड टू फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM क्रॉप्स, NOC फ्रॉम स्टेट और UT गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब जो GEAC है वो भी
उसको भी एनओसी चाहिए होता है फ्रॉम स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है, ठीक है। और अगर आपको ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएम क्रॉप सिर्फ एक ही अभी तक अप्रूव हुआ है फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया, एंड दैट इज बीटी कॉटन। और वो भी एक तरह से एक ऐसा क्रॉप है जो फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है, जिसको हम एज अ फूड नहीं कंज्यूम करते। बीटी ब्रिंजल की बात हो रही थी लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स, ठीक है। बायोफ्यूल है, डुअल फ्यूल व्हीकल्स है एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये 3 तरह के व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन है। देखो बाय फ्यूल मीन्स कि जो इंजन है इट कुड रन ऑन आइदर फ्यूल सेपरेटली। डुअल फ्यूल मीन्स द इंजन यूजेस 2 फ्यूल्स एट द सेम टाइम। Flex fuel vehicles is capable of running on either petrol or ethanol or a combination of both। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें ना न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होनी चाहिए। और बाय और डुअल फ्यूल में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसका जो आंसर है 1, 2 and 3 है क्योंकि तीनों ही करेक्ट हैं। अब ना बाय फ्यूल का मतलब यही होता है कि इंजन को रन ऑन आइदर फ्यूल सेपरेटली, ठीक है। इसको ना देखिए 2 तरह का फ्यूल यूज़ करता है, मोस्टली गैसोलीन एंड डीजल ही हम बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट मिक्सड ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। जब भी व्हीकल चल रहा है दे आर नॉट मिक्सड। तो बेसिकली जो इंजन है इन व्हीकल्स में जो यूज़ होता है दैट इज स्विचिंग बिटवीन द 2 सो दैट इट ऑलवेज यूजिंग द टाइप ऑफ फ्यूल जो एफिशिएंट है डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो बाय फ्यूल का मतलब है कि आइदर फ्यूल पे, बाय ना थोड़ा सा इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक ही फ्यूल पे रन करेगा एट वन टाइम। डुअल में होता है कि 2 फ्यूल्स यूज होते हैं एट द सेम टाइम। जो डुअल होता है ना उसमें होता है कि 2 तरह के फ्यूल दे आर मिक्सड, ठीक है। इट यूजुअली क्रैंक्स अप ऑन 1 टाइप ऑफ फ्यूल, शुरू उससे होता है, फिर उसके बाद जो सिस्टम है सेकेंडरी फ्यूल को ऐड करता रहता है अंटिल द ऑप्टिमल मिक्सचर इज अचीव्ड विच इज फॉर मोस्ट एफिशिएंट रनिंग, जो कि सबसे एफिशिएंटली हेल्प करेगा व्हीकल को रन करने में, ठीक है। तो डुअल में क्या है 2 यूज हो रहे हैं, आप ऐसे याद कर लो। बाय में एक ही यूज होगा एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फ्लेक्स फ्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें हमारे पास एक ही इंजन है, उसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। उसमें आप 100% पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, उसमें आप 100% इथेनॉल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप 85% पेट्रोल और E15 दैट इज़ 15% ऑफ इथेनॉल यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, इन जैसे जो इथेनॉल है हमारे पास, इट हैज़ लेस एनर्जी देन पेट्रोल, लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ एनर्जी कंटेंट इन द फ्यूल ऑफ बायो इथेनॉल कैन बी एट पार विद पेट्रोल विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फ्लेक्स फ्यूल को माना जाता है अफोर्डेबल है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, और क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है बट इनकी माइलेज भी कम है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद एक और है फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स या हाई हाइब्रिड व्हीकल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं। दीज आर व्हाट हाई हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स आर, ठीक है। तो दे हैव एन इलेक्ट्रिक मोटर विच पास द व्हीकल अलॉन्ग साइड द ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्यूल में क्या है कि पेट्रोल फ्लेक्स फ्यूल में ये वाला कंपोनेंट तो है कि आप पेट्रोल इथेनॉल या कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, एट द सेम टाइम उसमें ईवी वाला भी है, ठीक है। तो वो एक हाइब्रिड है ऑफ फ्लेक्स फ्यूल एंड ऑफ ईवी, ठीक है। तो ये व्हीकल्स के टाइप है जो आपको पता होने चाहिए। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन बाय, डुअल एंड फ्लेक्स। एंड लास्टली हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये किसने लॉन्च किया था, UNEP, अफ्रीकन यूनियन, UNDP या WWF ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अफ्रीकन यूनियन। बेसिकली ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ना अफ्रीकन यूनियन ने 2007 में लॉन्च किया था। साहेल रीजन जो कि सहारा जिसके नॉर्थ में है और ट्रॉपिकल सवाना जिसके साउथ में है, एक रीजन है रन्स थ्रू आउट अफ्रीका, वहाँ पे इट वाज लॉन्च्ड ताकि जो वहाँ के लैंडस्केप्स हैं जो डिग्रेडेड है उनको रीस्टोर किया जा सके, जिससे क्या होगा काफ़ी लोगों की जो लाइफ है इंप्रूव हो जाएगी इन दी साहेल रीजन, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अब ये जो रीजन है ना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुनिया की यंग पॉपुलेशन रहती है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस एरिया। अब इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 22 अफ्रीकन कंट्रीज एंड इट विल रिवाइटलाइज 1000 ऑफ कम्युनिटीज जो कि इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। सो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज इंटरनेशनल पार्टीज का एक तरह से
कोलैबोरेशन है. एंड द आइडिया इज टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ करंटली डिग्रेडेड लैंड. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम 250 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करेंगे. ऑब्वियसली आप पेड़ लगा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स वुड बी क्रिएटेड बाय 2030. तो ये हमारे लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साहिल रीजन के लिए है. सो इट विल एक्चुअली हेल्प टू it will help communities living along the wall to grow one of humanity's most precious natural assets, that is fertile land, economic opportunities, food security, climate resilience and new world order. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक ग्रीन वॉल इंडिया में भी हम बात करते हैं विच इज़ 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर्स वाइड. और ये जो थार डेजर्ट है ना वो इस तरफ ना आए उसके लिए हम एक फॉरेस्ट बेल्ट बना रहे हैं फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, विच विल कवर द इंटायर अरावली रेंज. ठीक है, सो ये जो है ये बैरियर एक्ट करेगा फॉर डस्ट फ्रॉम वेस्ट एंड चेक ईस्टवर्ड मार्च ऑफ द थार डेजर्ट. सो दिस इज अ ग्रीन वॉल इन इंडिया. सो एक ग्रेट ग्रीन वॉल है जो अफ्रीका में है और ग्रीन वॉल इंडिया में है. ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन को रोकेगा और जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने की हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसिव एफॉरेस्टेशन. ठीक है, सो ये ग्रीन वॉल के बारे में भी ज़रूर देख लीजिएगा. एंड दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स. प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए. एंड एज यू ऑल नो दैट सीपी क्लासेस इज नाउ ऑफलाइन. इनफैक्ट हमारे ओरिएंटेशन लेक्चर्स चल रहे हैं एंड दे वुड बी टेलीकास्ट लाइव ऑन यूट्यूब अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं. एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी. तो इन केस यू वॉन्ट टू इनरोल, नाउ इज द टाइम. यू कैन कॉल अस एट 1800890343 फॉर मोर डिटेल्स. और हमारा बैच 4 ही स्टार्ट हो चुका है, उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है. इनफैक्ट अगर आप 31 जुलाई कोड यूज़ करते हैं तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इन ऑलरेडी कम्पिटिटिव प्राइसेस पे. सो इसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं. और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं. आप अगर सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है. राइट, सो दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.